हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। कार्बन कंपाउंड्स, यह चैप्टर आज हम देखने वाले। कार्बन कंपाउंड्स मतलब कार्बन संयुगे। कार्बन आपको पता है कि एलिमेंट है जिसके जो कंपाउंड्स बने हुए, जिसके इससे जो संयुगे बने हुए, उसके बारे में इस चैप्टर में आज हम देखने वाले। तो कुछ सब टॉपिक्स यहाँ पे है इस चैप्टर में जो हम कवर करने वाले। कौन से? बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन अ वर्सेटाइल एलिमेंट, हाइड्रोकार्बन्स, फंक्शनल ग्रुप्स एंड होमोलोगस सीरीज, nomenclature of carbon compounds, chemical properties of carbon compounds, macromolecules and polymers। ये सब टॉपिक्स इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बात आपको एक पूछनी थी, व्हाट इज कंपाउंड, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है कार्बन कंपाउंड। तो पहले कुछ बेसिक चीजें आपको मालूम होना चाहिए, जैसे कंपाउंड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। और आप लोगों ने 8th और 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको याद होगा भी। चलिए अब फिर भी एक बार हम रिविजन कर लेते हैं। व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड मतलब क्या? A chemical compound is a chemical substance composed of many identical molecules composed of atoms from more than one element held together by chemical bonds। क्या बोला है? केमिकल कंपाउंड क्या होता है? केमिकल सब्सटेंस होता है, यानी रासायनिक पदार्थ होता है, जो किससे बना हुआ होता है? आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स से बना हुआ होता है। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स है वो किससे बने हुए होते हैं? एटम्स से। फिर वो एटम चाहे एक एलिमेंट का हो या फिर एक से ज्यादा एलिमेंट के एटम्स हो, उनसे क्या बनता है? मॉलिक्यूल। और उन मॉलिक्यूल से बनता है केमिकल कंपाउंड। और जो एटम होते हैं मॉलिक्यूल में, वो केमिकल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और जो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स है कंपाउंड में, वो भी केमिकल बॉन्ड के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो बात आपको याद रखनी कि केमिकल बॉन्ड के जरिए एटम्स या फिर हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर आयन से एक दूसरे से जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स? कंपाउंड्स के क्या टाइप्स है, ये भी आपको पहले हो चुका है। सीधा सीधा कौन से टाइप्स है कंपाउंड्स के? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। हम बोलते हैं जनरली कंपाउंड्स के कौन से टाइप है? दो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यानी सेंद्रिय और असेंद्रिय। व्हाट इज मीन बाय केमिकल बॉन्ड? अभी हमने देखा था कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड के जरिए आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हो चाहे फिर मॉलिक्यूल में एटम्स हो, एक दूसरे से जुड़े हुए होते। तो केमिकल बॉन्ड मतलब क्या होता है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड मतलब सिंपल डेफिनेशन बताई गई हमें, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं हम? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। केमिकल बॉन्ड ऐसा फोर्स होता है जो क्या करता है? किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम को एक दूसरे से जुड़ने के लिए मदद करता है, या फिर किसी भी मॉलिक्यूल में दो एटम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिस फोर्स के द्वारा वो जुड़े हुए होते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं हम? केमिकल बॉन्ड, यानी रासायनिक बंध। तो ये आपको याद रखना है, चाहे फिर दो एटम हो, दो मॉलिक्यूल हो या फिर दो आयंस हो, वो एक दूसरे से केमिकल बॉन्ड के जरिए जुड़ सकते और केमिकल कंपाउंड बना सकते। व्हाट आर द टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स? ये भी पहले आपको हो चुका है। केमिकल बॉन्ड के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स कौन से? आपको याद होगा, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्या है? केमिकल बॉन्ड्स की दो टाइप्स है। आयनिक बॉन्ड मतलब हम क्या बोल सकते हैं? आयनिक बंध। और कोवैलेंट बॉन्ड्स मतलब सहसंयुज बंध। आपको याद होगा, आपने पहले इसके पहले वाले स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा है। तो ये हो गया बेसिक जो हमें पता होना चाहिए। द इसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कार्बन। क्या बोला है? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक अत्यावश्यक ऐसा एलिमेंट है, कौन सा है वो? कार्बन। अभी आप लोगों को पता होगा, बहुत सारी चीजें आपने कंपाउंड्स की देखी होंगी जो कंपाउंड से बनी हुई होती है, या फिर कंपाउंड जो होते हैं बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे। ज्यादातर जो मेटल या फिर सॉइल या फिर ग्लास उनसे बने हुए नहीं होते। ऐसे जो कंपाउंड्स है वो जनरली क्या होते हैं? ऑर्गेनिक होते। फिर खाने पीने की चीजों से लेके फ्यूएल यानी ईंधन, उस तक हमारे जो कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक होते। About 200 years back, it was believed that organic compounds are obtained directly or indirectly from the organisms। 200 साल पहले तक क्या विश्वास किया जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यानी सेंद्रिय संयुगे जो है, वो किसके द्वारा मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म के द्वारा, मतलब सजीव प्राणी जो होते हैं उनसे ही डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रीत्या हमें क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ऐसा 200 साल पहले तक का विश्वास था। However, after synthesis of the organic compound urea from an inorganic compounds in the laboratory, the organic compounds received a new identity as carbon compounds। लेकिन जब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा? यूरिया, पहली बार क्या हुआ? लेबोरेटरी में उसका सिंथेसिस हुआ, मतलब वो निर्माण किया गया, किसके द्वारा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा। मतलब पहली बार क्या हुआ था? यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसकी निर्मित हुई थी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा लेबोरेटरी में। और उसके बाद क्या मिला? ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक नई आइडेंटिटी मिली, नई पहचान मिली। क्या? कार्बन कंपाउंड्स बोल के। मतलब हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स है जिनके अंदर कार्बन होता है। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग कार्बन एज अ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वही बोला है, सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लेकिन अभी कुछ
एक्सेप्शन भी है इसमें। द कंपाउंड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन साल्ट्स, कार्बोनेट साल्ट्स एंड बाइकार्बोनेट साल्ट्स आर एक्सेप्शन, दे आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अभी बोला मैंने कि कुछ अपवाद है, इन एक्सेप्शन भी है, कुछ एक्सेप्शन भी है। कौन से है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कुछ कार्बाइड साल्ट है, कार्बोनेट साल्ट है और कुछ बाइकार्बोनेट साल्ट है, जो कि कार्बन कंपाउंड है, जिनके अंदर कार्बन है लेकिन वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ज्यादा से ज्यादा जनरली जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कुछ इनऑर्गेनिक भी होते हैं जिनके एग्जांपल आप लोगों ने देख लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। बॉन्ड्स इन कार्बन कंपाउंड्स। अभी क्या बोला यहाँ पे? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कौन से बॉन्ड्स होते हैं, यानी बंध कौन से होते हैं। Generally, the melting and boiling point of carbon compounds are found to be lower than 300 degree Celsius. वो 300 degree Celsius है। From this, we understood that the intermolecular attractive forces are weak in carbon compounds. क्या बोला यहाँ पे कि जनरली जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है कार्बन कंपाउंड्स का, वो क्या होता है? 300 डिग्री सेल्सियस से कम ही होता है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस है कार्बन कंपाउंड्स में वो वीक है, यानी वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो वीक है। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयनिक कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है आप लोगों ने देखी होंगी। उनमें आयनिक बॉन्ड्स होते हैं, सीधी सी बात है, और उनके आयनिक बॉन्ड्स की मदद से उनकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की गई है। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे कार्बन कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम है। आप देख सकते हो एग्जांपल, कुछ कंपाउंड दिए गए कार्बन के, मीथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, एसिटिक एसिड, उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया गया है। इससे हमें साफ पता चलता है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बहुत कम है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स होता है इसमें कार्बन कंपाउंड में, वो बहुत वीक होता है। जनरली मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स आर फाउंड टू बी bad conductors of electricity. From it, we understand that structure of most of the carbon compounds lack ionic bonds. It means that the chemical bonds in carbon compounds do not produce ions. अभी क्या बोला यहाँ पे? जनरली जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आप लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में देखा होगा, ग्लूकोज और यूरिया ये कार्बन कंपाउंड्स थे, उनकी आप लोगों ने लास्ट स्टैंडर्ड में क्या देखा था? वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं या नहीं। तो आपको क्या रिजल्ट मिला था कि वो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? जनरली जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड, ज्यादा से ज्यादा वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। और इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उसके अंदर आयनिक बॉन्ड्स नहीं है। क्योंकि आयनिक बॉन्ड्स नहीं है इसलिए उनमें आयंस नहीं है, और आयंस नहीं है इसलिए वो क्या करते? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कार्बन कंपाउंड्स आयंस प्रोड्यूस नहीं करते। किससे पता चला? वो बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी के, आयंस नहीं इसलिए तो बैड कंडक्टर है ना। तो ये आपको पता चला। अभी यहाँ पे क्या दिया गया है? कार्बन के बारे में कुछ दिया गया है। अभी हमें तो पता है, चैप्टर का नाम है कार्बन कंपाउंड, तो कार्बन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कार्बन जिसके अंदर कितने होते हैं? इलेक्ट्रॉन टोटल 6 होते हैं, टोटल प्रोटॉन भी 6 होते हैं क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 6 है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? वैलेंस शेल में 4। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? वो क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। अभी नियर बाय नोबेल गैस एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोला गया है। नियर बाय नोबेल गैस मतलब कार्बन का नजदीक वाला कौन सा नोबेल गैस है? हेलियम है और नियोन है। हेलियम उससे पहले वाला है, नियोन उसके बाद वाला है। हेलियम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 है, नियोन का 2,8 है। तो अभी हमें क्या करना है? कार्बन कौन से बॉन्ड्स बनाता है आपको देखना है। अभी आपको पता होगा कोई भी कंपाउंड कोई भी एलिमेंट जब बॉन्ड बनाता है, क्यों बनाता है वो बॉन्ड? चाहे वो आयनिक हो या फिर कोई अदर बॉन्ड हो, क्यों बनाता है? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी मतलब वो नियर बाय नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। मतलब उसे क्या चाहिए? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अनस्टेबल होता है, तो उसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। स्टेबल यानी स्थिर। किसका होता है? नोबेल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्थिर होता है। तो अभी कार्बन क्या करेगा? या तो हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन लेने की कोशिश करेगा या फिर नियोन का। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से वो बॉन्ड बनाता है। पहला तरीका, पहला क्या है? कार्बन क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसे किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है? हीलियम का। देखिए आप, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन ने लूज कर दिए तो उसको क्या होगा? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगा। तो C4+ आयन वो बनाएगा, यानी C4+ कैटायन बोल सकते हैं हम, वो बनाएगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे क्या दिक्कत है? अभी जो कार्बन है वो एक एक करके सारे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन एक एक करके इलेक्ट्रॉन लूज करते समय जो उसका जो आयन है उसके ऊपर क्या हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है इसलिए जो आगे आने वाला इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला है उसमें डिफिकल्टी पैदा होगी। मतलब उसमें क्या होगा? डिफिकल्टी होगी। क्यों?
क्योंकि देखिए आप कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो दो प्लस चार्ज आएंगे, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो दो पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से अभी और एक इलेक्ट्रॉन उसको लूज करते समय डिफिकल्टी होगी, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होता है, आपको तो पता है। तो इसलिए क्या होगा, इसमें डिफिकल्टी है। और अगर उसने कर भी लिया, सपोज C4+ उसने बना लिया 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन फिर भी वो अनस्टेबल है, फिर भी वो अस्थायी है या फिर अस्थिर है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी साइज है जो बहुत छोटी है, C4+ की साइज बहुत छोटी है और उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, मतलब उसके साइज के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, इसलिए वो अनस्टेबल है। तो इसलिए ये जो तरीका है, ये जो वे है, वो कार्बन अप्लाई करेगा क्या? नहीं। इस मार्ग से वो क्या करेगा? नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा क्या? नहीं, इस मार्ग से वो नहीं करेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन एटम डज नॉट टेक दिस रूट टू अटेन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये तरीका वो आजमाएगा नहीं। अभी दूसरा तरीका क्या है, हेलियम का नहीं कर सकता तो नियोन का कर सकता है। तो दूसरा तरीका ये, वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और C4+ तैयार करेगा, मतलब उसके ऊपर 4 माइनस चार्ज आ जाएंगे। वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन जाएगा, जो कि नियोन का है, मतलब उसको नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है जो कि स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत है। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है, देखिए आप, यहाँ पे वो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते समय उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो सपोज उसने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, उसके ऊपर 2 निगेटिव चार्ज आ गए। अभी तीसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते समय निगेटिव निगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा। मतलब सीधी सी बात है, निगेटिव चार्ज जैसे जैसे वो लेता जाएगा, निगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे वो एक्सेप्ट करता जाएगा, वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ता जाएगा। तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी जो आगे के इलेक्ट्रॉन है उन्हें एक्सेप्ट करने में। और सपोज उसने बना भी लिया, C4- उसने बना लिया, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8 है, यानी नियोन का है, जो कि स्टेबल है। लेकिन यहाँ पे उसका जो न्यूक्लियस है उसमें कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है, क्योंकि हमें पता है कार्बन का क्या है, एटॉमिक नंबर 6, तो उसमें प्रोटॉन 6 होंगे। लेकिन अभी उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट या फिर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है उसके, तो वो कितने हो गए, 10 हो गए, क्योंकि पहले से 6 थे, उसने 4 ले लिए, क्योंकि उसको नियोन का चाहिए था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो टोटल 10 हो गए। अभी 6 पॉजिटिव चार्ज के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए C4+ ये जो आयन है वो क्या है, अनस्टेबल है। इसकी साइज छोटी तो होती है और उसके ऊपर जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा है, तो इससे भी क्या होगा, ये अनस्टेबल होगा, ये स्टेबल नहीं रहेगा, मतलब ये अस्थायी होगा। 6 प्रोटॉन्स को 10 इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखना मुश्किल होगा, तो ये भी तरीका वो आजमाएगा नहीं। तो हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन डज नॉट टेक दिस रूट टू एक्वायर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी तरीका वो नहीं आजमाएगा। अभी क्या करेगा कार्बन, उसको तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो कौन सा तरीका अपनाएगा वो, चलिए आपको बताता हूं। To attain the configuration of neon by sharing 4 electrons of valence shell with 4 valence electrons of other atoms, वो क्या करेगा, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा, उसे नियोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। लेकिन किस तरीके से, ना वो डोनेट करेगा ना वो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, वो शेयर करेगा। शेयर करेगा मतलब दूसरा कोई भी जो एलिमेंट होगा उसको भी तो चाहिए होंगे इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेगा, उसके साथ शेयर करेगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन्स उसके साथ शेयर करेगा, मतलब उससे लेगा भी नहीं उसे देगा भी नहीं, वो दोनों में रखेगा। इन दिस मेथड 2 एटम्स शेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच अदर, 2 एटम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को शेयर करते, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बन के 4 है तो वो शेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो उससे क्या होता है, एज अ रिजल्ट both the atoms attain a Nobel gas configuration without generating any net charge on them, which means that atom remains electrically neutral। तो इससे क्या होता है, दोनों एटम क्या करते हैं, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, और इलेक्ट्रॉन शेयर करने से क्या होता है, उनमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा ना कोई निगेटिव चार्ज नहीं होगा, और उन्हें नोबेल गैस का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी मिल जाएगा। तो बहुत आसानी है इसमें। ड्यू टू दिस फैक्टर एटम अटेन्स स्टेबिलिटी, और इसलिए एटम को क्या मिलती है, यहाँ पे स्टेबिलिटी मिलती है। Therefore कार्बन एटम adopt this route to attain a Nobel gas configuration। तो कार्बन एटम क्या करेगा, इस रास्ते का इस्तेमाल करेगा, इस रास्ते से जाएगा, ना वो पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ना वो निगेटिव चार्ज बनाएगा, वो क्या करेगा, शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, एक्सेप्ट नहीं करेगा, डोनेट नहीं करेगा, सीधा क्या करेगा, शेयर करेगा। और शेयर करने की वजह से ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ना निगेटिव चार्ज आ रहा है, और इसलिए कुछ दिक्कत भी नहीं हो रही, उसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन भी मिल रहा है, तो और वो स्टेबल भी हो रहा है, वो खुद भी स्टेबल हो रहा है और जिसके साथ वो अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है वो भी स्टेबल हो रहा है। तो इससे the chemical bond formed by sharing of 2 valence electron between the 2 atoms is called covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड यानी सहसंयुज बंध। क्या होता है सहसंयुज बंध, अभी हमने देखा कि कार्बन क्या करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ, तो ऐसे शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से जो बॉन्ड बनता है, दो एटम को जो जुड़े रखने में मदद करता है, वो क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। अभी कोवैलेंट बॉन्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा इसके बारे में। इसमें क्या होता है, जो एटॉमिक सिंबल होता है जैसे कार्बन का C, उसके ऊपर हम एक सर्कल बनाते हैं और क्या करते हैं, फिर जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो डॉट या फिर क्रॉस से दिखाते हैं, और जो दूसरा एटम होता है जिसके साथ वो बॉन्ड बना रहा है उसको भी उसी तरीके से हम डिनोट करते हैं। फिर वो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट या फिर हम बोल सकते हैं ओवरलैपिंग दिखाते हैं। ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे के ऊपर टच नहीं करते, सिर्फ वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट, यानी एक दूसरे के ऊपर आते हैं, मतलब दोनों के बीच कुछ कॉमन पार्ट होता है, और वो जो कॉमन पार्ट है, जो ओवरलैपिंग एरिया है, उसमें हम उन दोनों के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन वो शेयर करना चाहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन उन कॉमन पार्ट में आता है। कॉमन पार्ट में मतलब वो कार्बन, हम एग्जांपल ले रहे कार्बन का, तो कार्बन के पास भी है और दूसरे जो एटम हम जिसके साथ वो कार्बन बॉन्ड बना रहा है उसके साथ भी वो इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं। हम जो इलेक्ट्रॉन है उसे डॉट या फिर क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम बिना सर्कल के भी निकाल सकते हैं, आप लोगों को तो पता होगा। और जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो एक पेयर होती है इलेक्ट्रॉन की, वो कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। अभी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है, तो दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, आपको तो पता होगा। दो इलेक्ट्रॉन मतलब एक पेयर, पेयर मतलब जोड़ी, एक जोड़ी में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा वन पेयर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट वन कोवैलेंट बॉन्ड। और जो कोवैलेंट बॉन्ड है वो हम लाइन से भी दिखा सकते हैं, हमें हर वक्त वो डॉट या फिर क्रॉस ही नहीं, हम लाइन से भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे लाइन स्ट्रक्चर कहा जाता है, या फिर हम उसे स्ट्रक्चरल फार्मूला भी बोल सकते हैं। जब हम लाइन से वो बॉन्ड दिखाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, लाइन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, सीधा और आसान एग्जांपल लेंगे हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का आपको पता होगा, द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, आपको तो पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए उसके जो के शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे पहली वाली शेल के शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या करना है, उसको हेलियम का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना है, तो उसको और एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तभी तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 से 2 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 2 नहीं होगा, मतलब उसको और एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, तो उसको टोटल 2 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और हेलियम का उसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। तो इसलिए उसको क्या चाहिए, और एक हाइड्रोजन एटम चाहिए। दो हाइड्रोजन एटम क्या करेंगे, H2 मॉलिक्यूल बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे मैं आपको बताऊंगा। उन दोनों के बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा जो कि एक सिंगल बॉन्ड है। और किस तरीके से बना सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, शेयर कर रहे हैं, पहला वाला हाइड्रोजन उसका अपना इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, और क्या बनेगा, H2 मॉलिक्यूल। देखिए आपको दिख रहा होगा, दो H मॉलिक्यूल है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, और कॉमन एरिया में दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए। तो पहले वाले हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, दूसरे वाले हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो दोनों में मिलकर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन H2 मॉलिक्यूल बन गया। क्योंकि अभी H2 मॉलिक्यूल देखिए, पहले हाइड्रोजन को भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, दूसरे हाइड्रोजन को भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल गया, मतलब दोनों की खुशी है, दोनों खुश हो गए, इसलिए उसे कोवैलेंट यानी सहसंयुज बंध बोलते हैं। सहसंयुज मतलब दोनों की सहमति से, दोनों के फायदे के लिए, दोनों भी खुश, पहला वाला हाइड्रोजन भी खुश, दूसरा वाला हाइड्रोजन भी खुश, दोनों के पास क्या हो गए, नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरीके से हम H2 का मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं। या फिर देखिए आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, बिना सर्कल के भी हम दिखा सकते हैं, मैंने आपको बोला था। और दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पेयर होती है, यानी एक जोड़ी जो कोवैलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करती है। अब हम दो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, ये भी रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है H2 को। और ये HH देखिए आप, बीच में एक लाइन दिखा दी मैंने आपको बोला था, अगर हम बीच में एक लाइन दिखा देंगे, बॉन्ड को अगर हम लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो लाइन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो H2 का स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरीके से है, H सिंगल लाइन H, वो सिंगल लाइन मतलब सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, पहले वाले का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को हम बोल सकते हैं, दोनों को बीच में हमें एक लाइन मार दी दोनों के बीच में, तो हो गया वो स्ट्रक्चरल फार्मूला H2 का। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आप यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में देखेंगे, हम और एग्जांपल देख रहे हैं। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके, आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6। दूसरा ऑक्सीजन है, उसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी पहले ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दूसरे ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्या करेंगे, अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो देखिए आप, उनका जो कॉमन पार्ट है उसमें टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। पहले वाले ऑक्सीजन को 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट की बात कर रहा हूं मैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दोनों को भी 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन दोनों ने एक्वायर कर लिया, दोनों भी खुश हो गए, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म हो गया। लेकिन अभी आप यहाँ पे देखिए, जो कॉमन पार्ट है उन दोनों का, ओवरलैपिंग एरिया, उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। पहले वाले ऑक्सीजन के 2, दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2,
4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 पेयर, दो दो की एक पेयर होती है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन है टोटल, यानी 2 पेयर बन गई, 2 जोड़ी बन गई। और एक पेयर मतलब एक बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड हो गए ऑक्सीजन के? 2 बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड हम बोल सकते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड हो गया, देखिए आप, डबल बॉन्ड यानी टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक बॉन्ड क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट होता है एक बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक बॉन्ड, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी डबल बॉन्ड आ जाएगा, 2 बॉन्ड आ जाएंगे। हम इस तरीके से दिखा सकते हैं डबल बॉन्ड, 2 लाइन अगर हम निकालेंगे तो 2 बॉन्ड हो जाएंगे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 4, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, सीधी सी बात है। ये ऑक्सीजन का हो गया। अभी हम नाइट्रोजन का देखेंगे। नाइट्रोजन का आपको पता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? टोटल 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसको 3 चाहिए। अगर उसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने में, टोटल 8 चाहिए, मतलब उसको एक्स्ट्रा के 3 चाहिए। अभी 2 नाइट्रोजन आएंगे पास, दोनों अपने 3-3 क्या करेंगे? शेयर करेंगे, तो दोनों को नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगा। देखिए आप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन दोनों का जो कॉमन एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया, उसमें टोटल कितनी है? 6 है। 1 2 3 4 5 6, मतलब पहले वाले की 3, दूसरे वाले की 3। अभी नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने हो गए? 1 ये 2 3 4 5 6 7 8, मतलब कॉमन में कितने हैं? 6। और इस वाले नाइट्रोजन के अपने अपने 2, मतलब उसके 8 हो गए। कॉमन में 6, दूसरे वाले नाइट्रोजन के 2, मतलब उसे भी 8 हो गए। दोनों को 8 8 मिल गए, मतलब दोनों भी खुश हो गए, दोनों को भी क्या हो गई? स्टेबिलिटी मिल गई। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। अभी ट्रिपल बॉन्ड क्यों आ रहा है? टोटल कॉमन में कितने हैं दोनों के? 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब कितने हो गई? कितनी जोड़ियां हो गई? 3 जोड़ियां हो गई, 3 पेयर्स बन गई। एक पेयर एक बॉन्ड डिनोट करती है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। ये क्या है? तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अभी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आसान जाएगा, उतने आपको क्या होगा? एग्जाम में हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं आपको और कुछ एग्जांपल बताऊंगा जो आपकी बुक में आपको क्वेश्चन की तरह पूछे गए, लेकिन आपको और सारे मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे मीथेन का एग्जांपल दिया गया है। मीथेन के बारे में, मतलब मीथेन CH4 होता है। आप लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी है पहले ही। तो मीथेन का भी हम स्ट्रक्चर देखेंगे। मीथेन में क्या होता है? CH4 यानी कार्बन और 4 हाइड्रोजन होते हैं। 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। अभी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करने के लिए, लेकिन हाइड्रोजन को सिर्फ एक ही चाहिए। हाइड्रोजन को एक चाहिए तो वो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करेगा हेलियम का, लेकिन कार्बन को 4 चाहिए, तभी वो नियोन का नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर सकता है। तो क्या होगा? अभी यहाँ पे 4 हाइड्रोजन आएंगे और क्या करेंगे? वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो कार्बन को 4 शेयरिंग हाइड्रोजन मिल जाएंगे, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे 4 हाइड्रोजन से, उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगा। और हाइड्रोजन को क्या? एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं हाइड्रोजन, तो उनका भी नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर हो जाएगा, मतलब दोनों भी खुश हो जाएंगे और कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरीके से हम दिखा सकते हैं CH4। अगर आप लाइन स्ट्रक्चर दिखाना चाहते हो तो इस तरीके से दिखा सकते हैं। C 4 एच आएंगे उसके आजू बाजू में, दोनों के बीच में लाइन होगी, हर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और ये जो लाइन है छोटी, वो क्या डिनोट करती है? बॉन्ड को। कौन सा बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड। ये बात आपको याद रखनी है। एक कोवैलेंट बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरीके से क्या बन गया? ये CH4 का स्ट्रक्चरल फार्मूला। CH4 ये जो है, ये क्या बन गया है? स्ट्रक्चर फार्मूला। आपको याद रखना है, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, लेकिन विदाउट सर्कल। ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, सर्कल की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कई बार, तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी आप देखिए यहाँ पे क्लोरीन का एग्जाम्पल दिया गया है। क्लोरीन क्या होता है? एलिमेंट है क्लोरीन। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? टोटल 7 होते हैं, आपको तो पता होगा। मतलब उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए उसका नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए, तो दूसरे क्लोरीन के साथ अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और Cl2 बनाएगा। तो इस तरीके से Cl2 बनता है, दोनों के बीच में एक बॉन्ड आएगा, मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। तो इस वाले क्लोरीन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, इस वाले क्लोरीन के पास भी टोटल 8 इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। तो आपको अगर देखना है तो इस तरीके से वो शेयर करते। मैंने आपको बताया था कि हम डॉट से भी दिखा सकते हैं इलेक्ट्रॉन को और क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस से डिनोट किया है। तो ये जो क्लोरीन है, देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए उसके पास। इस वाले क्लोरीन के पास भी 8 हो गए। पहले 7 थे, लेकिन ये क्या किया? उन दोनों ने शेयर किया आपस में, तो उसके पास मिल गए 8, और दूसरे वाले क्लोरीन को भी 8 मिल गए। तो इस तरीके से क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। चलिए अब और एक एग्जांपल देखते हैं आगे। H2O का एग्जांपल है। H2O मतलब वाटर, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। देखिए अब ऑक्सीजन को कितनी चाहिए? 2 चाहिए इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 होते हैं ऑक्सीजन के, मतलब उसको 2 चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन को कितनी चाहिए? सिर्फ एक ही चाहिए। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर कंपाउंड बनाएंगे जो H2O है, यानी वाटर। कैसे बनाते हैं? देखिए आप, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के टोटल कितने हो गए? पहले से 6 थे और 2 हाइड्रोजन के 2, टोटल 8 हो गए। तो ऑक्सीजन खुश। हाइड्रोजन को एक शेयर किया उसने एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ,
तो उसके 2 हो गए, वो भी खुश। दूसरा वाला हाइड्रोजन भी वैसे ही किया उसने, एक इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का शेयर कर लिया, तो वो भी खुश हो गया, उसको भी 2 मिल गए। तो इस तरीके से H2O बनता है। अगर आपको NH3 के बारे में देखना है तो ये NH3 का है। NH3 का क्या है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, हम बोल सकते हैं लाइन स्ट्रक्चर है या फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अभी जो H2O का मैंने क्या दिखाया था, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखाया था, स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं दिखाया, वो आपको फाइंड करना है। H2O का स्ट्रक्चरल फार्मूला आपको देखना है। CH4 का हमने देखा था उस तरीके से ही। और जो नाइट्रोजन है, सॉरी नाइट्रोजन बोल रहा हूँ, NH3 है, NH3 जो है उसका आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फाइंड करना है। क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे क्या दिखाया, लाइन स्ट्रक्चर, तो आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खुद से फाइंड करना है। हमने CH4 का दोनों दिखा था, लाइन स्ट्रक्चर भी देखा था और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी देखा था, तो इससे आपको ये भी आ जाएगा। देखिए NH3 देखिए, नाइट्रोजन को 3 चाहिए, हाइड्रोजन को 1 चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे नाइट्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, तो हाइड्रोजन को 2 मिल जाएगा, नाइट्रोजन को टोटल 3 मिल जाएंगे। और ये 2 दिखाए एक्स्ट्रा के ऊपर, वो क्या है, नाइट्रोजन के खुद के इलेक्ट्रॉन बचे हुए जो कि शेयर नहीं हुए, मतलब वो शेयरिंग में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने, वो खुद के 2 है अपने अपने, और उसने 3 जो बचे थे दूसरे उसको शेयर कर लिया, तो इस तरीके से NH3 का आ जाएगा। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता है कार्बन को कितने चाहिए, टोटल 4 चाहिए, ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2 चाहिए, तो 2 ऑक्सीजन अगर मिल गए तो कार्बन को 4 मिल सकते हैं, और एक ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो कार्बन का 2 लेगा पहला वाला ऑक्सीजन, दूसरा वाला ऑक्सीजन दूसरे 2 लेगा, मतलब शेयर करेंगे ना, तो कार्बन के 4 है तो 2-2 शेयर हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन को 2 मिलेंगे, दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी 2 मिलेंगे, तो 2 सब के सब खुश हो जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए, 4, किसमें, शेयरिंग में, मतलब देखिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 दिख रहे हैं आपको, तो जो ओवरलैपिंग एरिया है इन दोनों का उसमें कितने आ गए, 4, तो दूसरा वाला ऑक्सीजन वो भी उसके भी साथ ओवरलैपिंग एरिया में 4 आ जाएंगे, तो मतलब ऑक्सीजन को 2 मिल गए एक्स्ट्रा के, इस वाले ऑक्सीजन को भी 2 मिल गए, और कार्बन को टोटल 4 मिल गए, पहले वाले ऑक्सीजन से 2, दूसरे वाले ऑक्सीजन से 2, तो इस तरीके से CO2 का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो आपको याद रखना है। अब ये जो है ये लाइन स्ट्रक्चर या फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CO2 का। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा होगा आपको, क्योंकि आपने देखा तो ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर में 4 थे, दोनों तरफ से 4 थे, 4 मतलब 2 पेयर्स यानी 2 बॉन्ड, तो कितने बॉन्ड हो गए कार्बन के, 2 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, पहले वाले ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ भी डबल बॉन्ड, यानी पहले वाले ऑक्सीजन के साथ टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है जो शेयर कर रहा है, खुद के 2 और ऑक्सीजन के 2, दूसरे वाले ऑक्सीजन के साथ भी वो 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है, मतलब खुद के 2 और ऑक्सीजन के 2, तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यानी डबल बॉन्ड आ रहा है। तो आपको याद रखना है CO2 में 2 डबल बॉन्ड होते हैं, मतलब दोनों ऑक्सीजन के साथ वो डबल बॉन्ड से बंधा हुआ होता है। कौन से बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड है यहाँ पे। और ये जो पेयर दिख रही है आपको इलेक्ट्रॉन की, जो खुली हुई ऑक्सीजन के ऊपर 2 पेयर दिख रही है, मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आपको खुले हुए दिख रहे हैं, तो पेयर से, जो कि शेयरिंग में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, मतलब वो उन्हें बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लिया, जिन्होंने हिस्सा लिया उनसे तो बॉन्ड बन गया, तो हो गया CO2 का। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फायदा होगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल दिए, आपको नोट डाउन करके लेने। और एक आपको एक इंपॉर्टेंट दिखाने वाला हूं एग्जांपल, एसेट मॉलिक्यूल, जो कि एसेट मॉलिक्यूल का है। एसेट मॉलिक्यूल यानी सल्फर का मॉलिक्यूल है, सल्फर का मॉलिक्यूल एसेट मॉलिक्यूल है, भी उसका कैसा स्ट्रक्चर है, थोड़ा डिफिकल्ट आपको लग सकता है, लेकिन इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर है। 8 सल्फर के मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े हुए, 8 सल्फर के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए, और उससे क्या बनता है, एसेट मॉलिक्यूल बनता है। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। लाइन स्ट्रक्चर देखना चाहिए तो उसके बाजू में आपको दिख रहा है लाइन स्ट्रक्चर, किस तरीके से W के शेप में आपको दिख रहा होगा लाइन स्ट्रक्चर। और अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो एक रिंग बना रही है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की, तो ये एसेट मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना नोट डाउन करके लोगे इसको, उतने आपको फायदा होने वाला है। तो यहाँ पे हम आज का ट्यूटोरियल रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।